एक गांव में अमर नाम का मोची रहता था। वो उस गांव में अकेला मोची होने के कारण उस गांव के लोग उसके पास चप्पल और जूते सिलाने आते थे। वो चप्पल सिलाने के साथ साथ जूते पॉलिश भी करता था। कुछ दिनों के बाद उसमें लालच बढ़ गया। अमर अब एक कैंची लेकर मंदिर के बाहर रखे हुए चप्पलों को काटने लगा। भक्त मंदिर के बाहर आने के बाद सबकी कटी हुई चप्पल देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। वे लोग अपनी अपनी चप्पल लेकर अमर के पास सिलाने जाया करते थे। इससे अमर का चप्पलें सिलाने का काम अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन एक आदमी अमर से आकर बोला, अरे भाई, ये कुछ अजीब सा लग रहा है। कोई चोर है जो मंदिर के बाहर की सारी चप्पलों को बीचों बीच काटता है। मगर चोर होता तो चप्पलें चुराता, ना कि काटता। ये सब बंदरों का काम है साहब। आजकल बंदरों के दांतों में खुजली होने के कारण वे सभी चप्पलों को काट रहे हैं। अमर ऐसे ही घरों के बाहर रखे जूतों पर स्याही और कलर छिड़कता था। कभी कभी तो ऑफिस के बाहर रखे जूतों पर भी अमर कलर छिड़कता था। इसी वजह से सभी लोग अमर के पास अपने जूते पॉलिश करने के लिए आते थे। एक बार एक आदमी अमर के पास आता है, इस पूरे हफ्ते में मैंने 3 बार अपना जूता पॉलिश किया है। पता नहीं मेरे जूते पर कौन स्याही और कलर छिड़क रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है भाई? साहब, ये काम इन गांव के शैतान बच्चों का है साहब। ये बच्चे कुछ अलग ही गेम खेलते हैं और दिन भर लोगों को परेशान करते रहते हैं। एक दिन तो इन शैतान बच्चों ने मेरे चप्पल पर बबल गम लगा दिया था। 2 दिन तक मेरा पैर चप्पल से चिपका रहा। ये टीवी और इंटरनेट ने तो बच्चों को बहुत बिगाड़ दिया है साहब। अब अमर बहुत पैसे कमाने लगा। एक दिन उस गांव में मुन्ना भाई नाम के चोर को पुलिस अफसर ने पकड़ लिया। सच सच बता कि मंदिर का खजाना कहाँ रखा है। बताता है या मार खाएगा? बोल। सर, आपको तो मालूम है ना, मैंने चोरी का काम छोड़ दिया है। मेरा उस मंदिर के खजाने से कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा सर। हाँ, तू इतना शातिर चोर है तो मंदिर का खजाना तेरे घर पे क्यों छुपाएगा? पागल समझा है क्या मुझे? तूने तो वो खजाना कहीं और छुपाया होगा। मगर मेरे पास तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। मगर ध्यान रहे, मेरा पूरा ध्यान तेरे ऊपर ही है और ये गांव छोड़ के तू कहीं नहीं जा सकता। वैसे भी मैंने तुम्हारा नार्को टेस्ट करने का सरकार से परमिशन ले लिया है। तुझसे सच तो मैं कैसे भी उगलवा के ही रहूंगा। मुन्ना भाई घर आता है और अपने चेले से बोलता है, अरे वो अफसर मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। वो नार्को टेस्ट के बारे में बोल रहा था। अगर वो टेस्ट किया तो उसमें मैं सच बोल दूंगा। क्या करूं? आप टेंशन मत लो बॉस, मेरे पास मेमोरी लॉस का टैबलेट है। अगर आप वो खा लेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और नार्को टेस्ट में कुछ भी नहीं आएगा। मगर ये टैबलेट खाने से पहले आपको उस खजाने तक कैसे जाना है उसका एक मैप बना लीजिए, जिससे याददाश्त जाने के बाद आप खजाने तक का रास्ता मैप से पता कर पाएंगे और हम खजाने तक पहुंच जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। मुन्ना भाई खजाने तक जाने वाले रास्ते का मैप बना लेता है और वो मैप लेकर अमर के पास आता है। अरे अमर, ये कागज मेरे जूतों में रख के सिला दे। ये आदमी जूते में कागज सिलाने क्यों बोल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अमर उस जूते का नीचे का भाग निकाल के उसमें कागज डाल के सिल देता है और सोचता है, क्या होगा उस कागज में? ये सोचकर अमर उसके जूतों जैसे ही जूते लेकर उसके घर जाता है और उसके जूते बदल देता है। ये सब दूर से पुलिस अफसर देखते हैं। ये कौन है जो जूतों की अदला बदली कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अमर वो जूते लेकर अपने दुकान आता है। ये सब पेड़ के पीछे छुपकर पुलिस अफसर देख रहा था। अमर ने जूता काट कर उसमें से एक कागज निकाला और देखने लगा। ये क्या है? ये तो कुछ मैप जैसा लग रहा है। इस मैप के मुताबिक मुझे उस जगह पर जाकर देखना चाहिए, वहां आखिर है क्या? तभी पुलिस अफसर वहां आकर, ओए, क्या है उस कागज में? ये कहकर कागज अमर के हाथ से छीन लेता है। ओहो, ये तो मंदिर के खजाने का मैप है। यानी कि तुम और मुन्ना भाई मिले हुए हो। मैं मुन्ना भाई पर नजर रखते रहूं, ये उसे पता था और इसलिए उसने जूते में मैप छुपा दिया। और तुम जूतों की चोरी करके उस मैप की सहायता से खजाना लूटकर बेचना चाहते हो। बहुत अच्छा प्लान है तुम्हारा। तुमने मोची बन के अच्छा नाटक किया है। अब तुम्हें बताता हूँ चोरी क्या होती है। चलो पुलिस स्टेशन। ये कह के अमर को और मुन्ना भाई को पुलिस अफसर जेल में डाल देता है। अरे बेवकूफ, मेरा अच्छा बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया तूने। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। राम ने अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद उनकी चाय की टपरी का धंधा संभाला था। आसपास के कॉर्पोरेट ऑफिस के बहुत सारे लोग वहां नियमित चाय पीने आते। राम के पिताजी की तरह उसके हाथ की चाय भी उस एरिया में बहुत फेमस थी। लीजिए साहब, आपकी कम शक्कर वाली चाय। शुक्रिया दोस्त, चाय बहुत बढ़िया है।
एकदम आपके पिताजी के हाथों की टेस्ट है जी। थैंक यू। उन्हीं की बड़ी इच्छा थी कि मैं ये चाय का धंधा संभालूं। पढ़ाई में दिमाग काम नहीं करता था तो सोचा घर का ही धंधा कर लूं। बिल्कुल सही निर्णय लिया है तुमने। गुड। दिन बीतते गए। राम का धंधा अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही राम की शादी हो गई उसे अपनी आमदनी कम पड़ने लगी। अरे भाग्यवान, आज फिर से तुमने शॉपिंग की? जी हाँ, हमारे पास इस कलर की साड़ी नहीं थी। बहुत प्यारा कलर है ना, हमें ये साड़ी चाहिए। क्या कीमत है इसकी? जी एकदम कम, सिर्फ 2000। साड़ी की कीमत सुनते ही राम को पसीने छूटते हैं, लेकिन अपनी प्रिय पत्नी को वो नाराज नहीं कर पाता। हाँ, रख लो, शाम को पैसे देता हूँ। राम की पत्नी खुश हो जाती है। सच? अब बहुत अच्छे है जी। मुझे आपको कुछ बताना है, आप बाबा बनने वाले हैं। ये खुशखबर सुनकर राम फूले नहीं समाता। ओ सच? मैं बाबा बनने वाला हूँ? राम अपनी आमदनी को लेकर ज्यादा गंभीर हो जाता है। इस चाय के धंधे से अब गुजारा नहीं होगा। महंगाई इतनी बढ़ रही है और अब खर्चे भी बढ़ेंगे। एक दिन चाय की टपरी पे राम कुछ सोच में डूबा था। तभी चाय पत्ती बेचने वाला सेल्समैन प्रवीण वहाँ आता है, जो अब राम का अच्छा दोस्त भी है। क्या हुआ राम, इतना टेंशन में क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं यार, सोच रहा था इस महंगाई में कैसे घर गृहस्थी चलाए। चाय का रेट बढ़ाओ तो कस्टमर टूट जाएंगे और दूसरी तरफ शक्कर, दूध और चाय पत्ती के दाम दुगने हो रहे हैं। प्रवीण राम की समस्या समझ जाता है और उसे एक सुझाव देता है। तुम एक काम करो, क्या वही चाय पत्ती 2 बार इस्तेमाल करो। प्रवीण की बात सुन के राम चौंक जाता है। नहीं नहीं यार, ये तो गलत है। किसी को पता चला तो मेरे बाबूजी का नाम खराब हो जाएगा। ये कलयुग है राम, यहाँ पैसा ही सब कुछ है और उसे कमाने के लिए ऐसे पैंतरे आजमाने पड़ते हैं। दूसरे दिन राम ने प्रवीण की सलाह के अनुसार चाय को छानने के बाद छलनी में बची हुई चाय पत्ती को धूप में सुखा लिया और उस पर ब्राउन कलर का पोस्टर कलर छिड़क दिया। सूखने के बाद उस कलर वाली चाय पत्ती को फिर से चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया। अरे वाह, प्रवीण की तरकीब तो एक नंबर है। पैसे भी बच रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा। कस्टमर रोज की तरह आ रहे थे, लेकिन किसी को राम पे शक नहीं हुआ। बढ़ती हुई आमदनी देख राम की पत्नी बहुत खुश थी। लगता है आजकल आपका धंधा खूब चल रहा है। हाँ हाँ, भगवान की कृपा है। अच्छा है, अब हम हमारे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, उसे बड़ा अफसर बनाएंगे। राम इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती सुखा के उस पे कलर चढ़ाने का काम बखूबी कर रहा था। और एक दिन साहब, यही है वो आदमी जो हर दूसरे दिन मेरे दुकान से ब्राउन कलर लेके जाता है। क्यों भाई, क्या मांजरा है? क्या करते हो इतने कलर का? पुलिस को देख राम के पसीने छूट जाते हैं। पुलिस राम के ठेले की तलाशी लेती है और उन्हें वहाँ सूखी चाय पत्ती और ब्राउन कलर की बॉटल्स मिलती है। अच्छा, तो तुम यूज्ड की हुई चाय पत्ती को कलर देके फिर से इस्तेमाल करते हो। मुझे माफ कर दीजिए साहब, ज्यादा पैसे कमाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। लेकिन तुम्हारी इस गलती की सजा कितने सारे मासूम लोगों को मिलती है ये तुम्हें नहीं पता। चलो जेल की हवा खाओ। इस प्रकार लालच की वजह से राम ने अपने और अपने साथ साथ अपने पिताजी की प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिला दी। केशवपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक दर्जी रहा करता था। उस गांव में वो अकेला ही दर्जी होने के कारण सभी लोग उसके पास ही कपड़े सिलाने के लिए आते थे। राघव का व्यापार अच्छी तरह से चल रहा था। उसे दारू पीने की लत होने के कारण कभी कभी वो कपड़े आड़े टेढ़े सिला देता था, लेकिन उसके अलावा कोई भी दर्जी ना होने के कारण लोग उसी से कपड़े सिलवाते थे। जब भी ग्राहक उसके पास कंप्लेंट लेकर आते तो राघव हमेशा उन्हें टाल देता। एक दिन शंकर नाम का आदमी एक टाइट सा कमीज पहनकर आया और राघव से, अरे राघव, ये कमीज कितना टाइट सिलाया है तुमने। अरे भाई, कमीज तो मैंने बराबर ही सिलवाया है। जब नाप लिया था तब तुम कितने पतले थे, अब देखो कितने मोटे हो गए हो। अब मैं इसका क्या करूं? मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहाँ से। शंकर वहां से चला जाता है। एक दिन और एक आदमी बहुत ही ढीला कमीज पहनकर राघव की दुकान पर आया और राघव से, राघव, तुमने मेरा कमीज देखो कितना ढीला सिलवाया है। अरे भाई, जब मैंने तुम्हारा नाप लिया था तो सही लिया था। अब तुम दुबले पतले हो गए हो तो इसमें मेरी क्या गलती। अब जाइए भाई साहब यहाँ से। राघव आने वाले हर ग्राहक को कुछ न कुछ कहा करता था। एक दिन गांव में एक औरत बैलगाड़ी पर अपनी सिलाई मशीन और कुछ सामान लेकर आई। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। वो औरत गांव में आकर राघव के पास जाती है और राघव से, भैया
मेरा नाम राधा है। मेरे पति एक दर्जी थे। उनसे मैंने सिलाई का काम सीखा था। मेरे पति का कुछ दिनों पहले ही निधन हो गया है। बीमारी की वजह से हमें हमारी पूरी जायदाद बेचनी पड़ी। मैं काम की तलाश में यहाँ आई हूँ। मुझे सिलाई का काम आता है और मैं भी आप ही की तरह टेलरिंग का काम शुरू करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका कोई नुकसान हो। आप मुझे काम पर रख लीजिए। आप जितनी भी चाहे उतनी तनख्वाह मुझे दे सकते हैं। ना मत कहिए। अरे बहन जी, आप मुझे बता रही हो या धमका रही हो? आपको काम पर रखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें दुकान खोलना है तो खोल लो, मगर याद रखना, औरत के पास कोई कपड़े सिलवाने नहीं आता। कोई भी कैंची पकड़ लेता है और खुद को दर्जी समझने लगता है। राधा वहाँ से अपने बच्चे के साथ चली गई। उसी दिन से राधा ने एक पेड़ के नीचे ही अपना दर्जी का काम शुरू कर दिया। उसके पास शुरू में कोई गाँव वाला नहीं जाता था। ये देख राघव उस पर हंसता था। एक बार एक औरत उसे कपड़े सीने को दे गई। राधा ने उन कपड़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से सिया। उस औरत ने कपड़े देख, तुमने ये कपड़े बहुत अच्छे सिए हैं। मैं अपने गली में सबको बताऊंगी तुम्हारे बारे में, ताकि सब तुम्हारे पास कपड़े सिलाने के लिए लाए। जी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद कई औरतें राधा के पास कपड़े सिलाने के लिए आया करती थी। बाद में आदमी लोग भी उसके पास कपड़े सिलाने के लिए आया करते थे। एक दिन श्याम नाम का आदमी, राधा बहन, तुम एक स्त्री होकर भी कितने अच्छे आदमियों के कपड़े सिलाती हो। और एक वो राघव है, निठल्ला कहीं का। राघव वही खड़ा होने के कारण उसने वो सारी बातें सुन ली और उसे बहुत गुस्सा आया। थोड़े ही दिनों में राधा ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर एक दुकान भी खरीद ली और उसमें वो कपड़े सीने लगी। राधा का धंधा भी अच्छा चल पड़ा। राधा अपने ग्राहकों को अच्छी तरह से कपड़े सिलवा के दिया करती थी। उसके विपरीत राघव की दुकान चलना ही बंद हो गया था। उसके ग्राहक तो जैसे आना ही बंद हो गया था। इसी वजह से वो राधा पर बहुत ही जलने लगा था। एक दिन बड़े घर का नौकर आकर राधा से, बहन जी, कपड़े सिलाने वाली राधा आप ही हो? हाँ भैया, मैं ही हूँ। क्या काम था? बहन जी, मालिक ने आपको उनके घर के सबके कपड़े सिलवाने का काम दिया है। आपको घर आकर सबका नाप लेकर जाना पड़ेगा। जी, मैं जरूर आऊंगी। मुझे घर का पता दे दीजिए। बहन जी, आपको मेहता हाउस में आना है। ठीक है भैया, मैं कल आ जाऊंगी। राधा के हाँ कहते ही नौकर वहाँ से चला गया और राधा अपने दुकान में काम में व्यस्त हो गई। ये सब बातें दूर खड़ा राघव सुन रहा था। वो मन ही मन, इस राधा को मैंने काम पर न रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मेरे पास कोई कपड़े सिलाने नहीं आता और इसके पास देखो, एक के बाद एक ऑर्डर आ रहे हैं। इसके दुकान का मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। राघव वहाँ से चला जाता है। तभी राघव की पत्नी शीला वहाँ आकर, राधा बहन, मैं राघव की पत्नी हूँ। जब से तुम इस गांव में आई हो, मेरे पति का तो धंधा जैसे बंद ही हो गया है। एक दिन भी हमारी अच्छे से कमाई नहीं हुई। मैंने उन्हें कहा था कि मैं उनके यहाँ काम करती हूँ, मगर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उनसे गलती हो गई राधा बहन, तुम मेरी एक बात मानोगी? हाँ, बताओ ना। मेरे पास ये 50,000 रुपये बचे हैं। इसे लेकर तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा कहकर शीला हाथ जोड़कर रोने लगी। शीला बहन, तुम हाथ मत जोड़ो। मैं ये पैसे लेना तो नहीं चाहती थी, मगर मेरी भी मजबूरी है। मैंने बहुत कठिनाइयों के बाद ये दुकान शुरू की है। अगर मुझे दूसरे गांव जाना है तो मुझे ये पैसे लेने ही होंगे, जिससे मैं दूसरे गांव जाकर अपनी खुद की दुकान शुरू कर पाऊँ। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही ये गांव छोड़ के जाऊंगी। राधा ने शीला के हाथों में दुकान की चाबियां दे दी और राधा अपने बेटे के साथ दूसरे गांव चली जाती है। शीला और राधा के बीच की बात राघव को पता ना होने के कारण राघव रात के समय शराब के नशे में दूर राधा की दुकान के पास चला आता है। उसके हाथ में रॉकेल की कैन होती है। वो नशे की हालत में सारी दुकान पर रॉकेल छिड़क कर आग लगा देता है और मजे से देखने लगता है। दुकान धू धू करके जलने लगा था। ये देख गांव वाले और शीला भी वहां पहुंच जाते हैं। आग की लपटें इतनी बढ़ चुकी थी कि पूरा दुकान तहस नहस हो गया था। हाय, लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे मैंने बचाए हुए 50,000 रुपए से ये दुकान खरीद लिया था।
और आपने ही इसे जला डाला। अब हम क्या करेंगे? शीला की सारी बातें सुनकर राघव दंग रह गया। जब उसे सारी बातें पता चली तो उसने अपना माथा पीट लिया। वहाँ खड़े सभी लोगों के समझ में आ गया था कि सारी करी धरी राघव की ही है। फिर लोगों ने राघव को पकड़कर खूब पीटा। इधर राधा दूसरे गांव जाकर कपड़े सिलाकर अपना जीवन अच्छी तरह से बिताने लगी थी। राधा ने एक नई उम्मीद के साथ अपना नया व्यवसाय शुरू किया और लालच के कारण राघव को अपनी दुकान गंवानी पड़ी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईर्ष्या और लोभ करने के कारण हम हमेशा अपना ही नुकसान कर देते हैं। इसीलिए जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।